हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एएससी क्लासेस यानी ओरम स्मार्ट क्लासेस में। और आपका बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम है। क्योंकि आज हमें बिल्कुल नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि हम आज इसमें क्या स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के 100 प्लस आपको एमसीक्यूज यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो हम यहाँ पर 100 प्लस आपको एमसीक्यूज इस वीडियो में मिलेंगे, मतलब इस वीडियो में नहीं, इसके कम से कम 10 पार्ट आएंगे और हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे जो कि एमसीक्यूज बेस होंगे। और आपको पता ही है इंडियन इकोनॉमी की हमारी सारी वीडियो ऑलरेडी चल रही हैं, धीरे धीरे वो भी प्रोग्रेस कर रही हैं। आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलेंगी और पूरा कोर्स हम आपको कराएंगे एग्जाम से पहले पहले। इसमें हमने बिल्कुल नया सिचुएशन रखा है, नई तरीके की वीडियो है। इसमें आपको ओनली एमसीक्यूज मिलेंगे और ये पहली वीडियो है आपको जो आपके ओरम स्मार्ट क्लासेस पर मिल रही है। लेकिन बाकी के जो भी इसके पार्ट्स आएंगे आपको स्टडी विद टॉपर, यानी कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ किया था कि हमारा यूट्यूब नया चैनल एक बना है जिस पर हम आपको क्या करेंगे, एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रिपरेशन है, हम आपको इस चैनल पर कराएंगे। ठीक है, स्टडी विद टॉपर। तो प्लीज़ जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को देख रहा है, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को ओपन कीजिए और आप इसी चैनल पर पहुंच जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि बाकी के जो पार्ट्स आने वाले हैं, इसके 10 पार्ट्स जो आएंगे वो आपको आपके इसी चैनल पर मिलेंगे। और हम स्मार्ट क्लासेस में आपको वो इस चैनल पर आपको बाकी के पार्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस नई मुहिम में हमारा साथ दीजिए। जैसा आपने मेरी सारी वीडियो को प्यार दिया है उसी तरीके से आप मेरी इस वीडियो को भी प्यार दीजिए। मैं हूं आपका एहसन सर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। और आपको पता ही है ये एमसीक्यू का एक महा मैराथन चल रहा है जिसमें आपको पहली बार 12th क्लास के 100 प्लस इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या होंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे। आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के भी एमसीक्यूज आपको आने वाले समय में मिल जाएंगे बहुत जल्दी। और चलिए हम आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले मुद्दे पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या है क्वेश्चन की तरलता जाल से अभिप्राय है। मतलब कि जो तरलता जाल होता है वो उसे उससे क्या अभिप्राय है, क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पूर्णतः लोचहीन तरल अधिनियम, मतलब तरलता का जो अधिनियम होता है लोचहीन होता है, लोचदार तरलता का अधिनियम है, या फिर इकाई लोच युक्त तरलता का अधिनियम वक्र है, या फिर इकाई से कम लोच युक्त अधिनियम वक्र है। तो आपका ऑप्शन क्या है। यानी कि तरलता का मतलब होता है कि लिक्विड लोचशील, जिसे हम बोलते हैं लोचदार। लोचहीन का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। और इकाई लोचयुक्त का मतलब होता है जो इकाई के बढ़ने या घटने से क्या हो जाता है, उस पर इफेक्ट पड़ने लग जाता है। इससे कम क्या होता है कि यानी कि इकाई इसको ज़्यादा इफेक्टेड करती है। लेकिन आपका ये क्वेश्चन गलत है, ये भी आंसर गलत है और पहला भी गलत है। इसका आंसर है आपके पास में कि पूर्णतः लोचदार तरलता का अधिनियम। यानी कि पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से। तरलता का मतलब होता है कि आपका क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, कि वो क्या होता है, लोचदार होता है। ये हम जब चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो तरलता का जाल होता है वो लोचदार होता है। ठीक है, तरलता का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन न्यूनतम तरलता प्रदान करता है। मतलब कौन सा आपका साधन ऐसा है, कौन सा ऐसा साधन है, कारक है जो न्यूनतम तरलता पैदा करता है, मतलब बहुत ही कम तरलता आपको देता है। ट्रेजरी बिल, ऑप्शन बी है आपका अचल संपत्ति, उसके बाद में आपका विनिमय पत्र, और फोर्थ है आपका वाहक चेक। मतलब ट्रेजरी बिल आपका क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट में आपका क्या होता है, एक ट्रेजरी बिल होता है। जब हम व्यापार करते हैं तो उसमें एक एग्रीमेंट होता है कि भाई हम आपको इतने दिन में आपके पैसे दे देंगे। तो ये आपका क्या हो जाता है, नॉर्मली 1 से 2 दिन का आपको आराम से इसमें टाइम डिसाइड कर लिया जाता है और उसमें आपका ये क्लियर हो जाता है।
उसके बाद में आपका क्या होता है विनिमय पत्र। विनिमय पत्र आपकी जो सहमति से व्यापार के लिए किया जाता है कि भाई आप मेरे को इतने रुपए, हमारा एग्रीमेंट होता है कि हाँ आने वाले समय में हम आपको इतने प्रोडक्ट दे देंगे, ये आपका हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना भूल चूक लेनी देनी, उस तरीके का एक ऐसा होता है। तो वैसे ही आपका एक पत्र बनाया जाता है जिसमें आपका क्या होता है सारी जो आपके ऊपर उधारी होती है या फिर किसी और के ऊपर जो आपकी उधारी होती है वो उसमें लिख दी जाती है और समय आने पर वो पूरा कर दिया जाता है। इसमें भी ज़्यादा समय आपका नहीं लगता। वाहक चेक आपको पता ही है, जो नॉर्मल चेक होता है आपका, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 दिन या फिर कभी कभी 24 घंटे में भी आपका क्या हो जाता है, ये क्लियर हो जाता है। लेकिन अचल संपत्ति, अचल संपत्ति मतलब इसमें आपकी कोई प्रॉपर्टीज हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, या फिर आपका कोई भवन वगैरह, मतलब ऐसी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो आपको क्या करती है, न्यूनतम तरलता प्रदान करती है। मतलब ये बहुत जल्दी से, ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इन सब में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कभी भी ये इधर उधर बदल सकती हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इसमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो बहुत ही कम होती है। अचल संपत्ति मतलब क्या होता है, जो आपकी फिक्स प्रॉपर्टी होती है उसे बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। मतलब कौन सा पेयर, कौन सा ऑप्शन सही है, आपकी नज़रों में कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपको ये देखना है। तो पहला ए ऑप्शन है आपके सामने, विभेदी ब्याज दर और आयत। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने M1 और सावधिक जमा। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने सी ऑप्शन है, नकदी रिजर्व अनुपात, चयनात्मक उधार नियंत्रण। फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, सर्वाधिक तरलता अनुपात और एक निश्चित कुल निवेश व नियंत्रण। ठीक है, तो इनमें से आपके पास में कौन सा आपका ऐसा ऑप्शन है। विभेदी ब्याज मतलब ब्याज का जो दर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। आपको पता ही है, जो साहूकार होता है वो अलग तरीके से लेता है, जो अगर हम बैंक से भी लेंगे तो हर बैंक का एक ब्याज रेट क्या होता है, वो क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक बैंक का दूसरे बैंक से ब्याज दर अलग अलग होता है। और आयात, आयात भी कैसा होता है, आयात भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, कौन सा इसमें क्या आता है, विभेदी ब्याज यानी कि आपका क्या दिया हुआ है, यानी कि जितनी बार आपका जो भी आपका ब्याज रेट है वो बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन जो आयात होता है, आयात क्या होता है, अगर हम एक देश से कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, आयात उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं हो पाता। M1 और शाब्दिक जमा, M1 अलग चीज होती है। M1 का मतलब होता है, जो M1 है वो आपको किन किन को मिलाकर आपके पास में मनी होती है, यानी कि आपका जनता के पास में जमा, अन्य बैंक के पास में जो जमाएं होती हैं, व्यापारिक बैंक के पास में जो जमाएं होती हैं। शाब्दिक जमाएं, शाब्दिक जमाएं कहाँ पर होती हैं आपकी, किसे कहते हैं शाब्दिक जमाएं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये शाब्दिक जमा, ये बिल्कुल ये इससे डिफरेंस है, और ये आपका ये अलग डिफरेंस है। ये आपका शाब्दिक जमा जो होती है बैंकों के पास में, और जो M1 होता है ये दो तीन को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये भी आपका सही नहीं है। नकदी रिजर्व अनुपात मतलब, नकदी रिजर्व मतलब जितना भी आपका RBI के पास में नगद में कोष है वो। और चयनात्मक उधार नियंत्रण मतलब कि जो आपका उधार है उन दोनों का कभी भी मैच नहीं हो सकता। सर्वाधिक तरलता अनुपात और एक निश्चित कुल निवेश व नियंत्रण मतलब, ठीक है, यानी कि आपका सर्वाधिक तरलता अनुपात और एक आपका निश्चित कुल निवेश व्यय, इस पर नियंत्रण। ये क्या होता है, एक निश्चित कुल निवेश व्यय मतलब आपका इस पर कोई कोऑर्डिनेट होता है, सर्वाधिक मतलब इस पर एक नियंत्रण होता है कि आप कितना निवेश वहां पर कर सकते हो। और सर्वाधिक तरल अनुपात मतलब आपका क्या होता है, ये अनुपात, इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, और वैसे ही आपका निवेश में भी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप कितना निवेश करना चाहते हो और आपकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये दोनों बिल्कुल सेम मैच कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए डी। ठीक है, आपका डी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि बाकी इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा। क्योंकि जो मैंने अभी बताया M1 और शाब्दिक जमा अलग चीज होती है, यानी कि इसको FD बोलते हैं। ठीक है, FD जो आपके होता है, FDI जो होता है, हम FD करा लेते हैं, ये विदेशी ब्याज दर। और ये आपका नहीं कि विभेदी, या हर ब्याज दर में एक डिफरेंस होता है, आयात अलग अलग चीज होती है, नकद, तो ये कभी भी मैच नहीं करते। लेकिन ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, सही पेयर होगा ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आया है कि एकल बैंकिंग प्रणाली बड़ी लोकप्रिय है। एकल बैंकिंग प्रणाली क्या होती है, एकल बैंकिंग प्रणाली आपको पता है कि किसे कहते हैं, एकल बैंकिंग प्रणाली।
और ये कहाँ पर शुरू हुई थी, पता है आपको? आपके सामने ऑप्शन है इंग्लैंड में, और दूसरा जापान में, भारत में, या कहाँ पर आपकी ये एकल बैंकिंग सुविधा हुई थी। तो जो एकल बैंक है, एकल बैंक का मतलब होता है कि पूरे बैंक के लिए क्या है कि पूरे देश के लिए एक ही बैंक होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं, है ना। आपको अब पता चल रहा होगा कि भारत का अगर हम देखें तो भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, भारत का एकल बैंक क्या है, भारत में केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई है, वैसे ही, ठीक है। तो एकल बैंक प्रणाली बड़ी लोकप्रिय हुई, सबसे पहले कहां पर हुई थी आपको पता होना चाहिए। तो जो सबसे पहला आपको ऑप्शन में क्या पता चल रहा है, इंग्लैंड, जापान, भारत या अमेरिका, तो आप बताइए। तो सबसे पहले आपका ए बी सी डी, तो आपका ऑप्शन है डी। क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड आपका हुआ तो यहीं पर ही था, लेकिन इससे पहले आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का, जब आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से बैंकों में कैसे कैसे हमारा डिफरेंस आया था। लेकिन भारत में बाद में आई है। उसके बाद में सबसे पहला आपका अमेरिका में ये प्रचलन हुआ था, अमेरिका में इसका बैंक का ओपनिंग हुई थी सबसे पहले एकल बैंक की। उसके बाद में फिर इंग्लैंड में पहुंची थी, फिर जापान में पहुंची थी, उसके बाद में भारत में इसकी ओपनिंग हुई थी। इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि खुले बाजार की कार्यवाहियों का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि, मतलब क्या मानकर चलता है आपके सामने। पहले इसको क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खुला बाजार यानी कि ओपन मार्केट जो होती है वो किन के सिद्धांतों पर काम करती है, वो क्या सोचकर उसमें क्या होता है, व्यापार किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका बैंक जमा, वेद मुद्रा, बैंक जमा तथा वेद मुद्रा दोनों के संचालन वेगों के बीच कोई संबंध नहीं है। वेद मुद्रा का संचालन वेग और बैंक जमा के संचालन में वेग से अधिक होता है, या फिर आपका बैंक जमा का संचालन वेग यानी कि वेद मुद्रा के संचालन वेग से अधिक होता है, या फिर आपका बैंक जमा और वेद जमा यानी कि वेद मुद्रा का संचालन वेग स्थिर होता है। मतलब कहने का कि ये वाला कहना चाह रहा है कि जो वेद मुद्रा है वो बैंक के संचालन के वेग से अधिक है। मतलब यहाँ पर क्या है, बैंक मुद्रा कम छाप रहा है, जो आपकी करेंसी है वो बैंक कम दे रहा है, लेकिन मार्केट में वो करेंसी ज़्यादा है। या फिर आपका क्या है, यहाँ पर बैंक कम मुद्रा दे रहा है और मार्केट में वो करेंसी कम है, बैंक तो ज़्यादा दे रहा है, यहाँ पर कम है। यहाँ पर क्या इनके बीच में कोई संबंध नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट जो होती है, मार्केट में जो आपका व्यापार होगा या फिर जो करेंसी देखी जाएगी वो बैंकों के अकॉर्डिंग ही होती है। बैंक चाहे तो मार्केट में क्या होता है, करेंसी को बढ़ा दे या घटा दे, उसके हाथ में होता है। बैलेंसिंग करना बैंक के हाथ में होता है। तो मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि इसको स्थिर करना, इसको बैलेंस करना, यानी बैंक का काम होता है कि जो मार्केट में उसकी करेंसी है वो कितना, उसको ना तो बढ़ने दे ना उसको घटने दे, है ना। अगर मार्केट में करेंसी बढ़ जाती है तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। आप जितनी भी आपसे कोई भी वस्तु का रेट मांगेगा आप उसको दे दोगे, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, मुद्रा स्फीति हो जाएगी। और उसके बाद में अगर करेंसी कम होती है तो आप किसी भी वस्तु के लिए करेंसी नहीं देने वाले, तो महंगाई कम हो जाएगी और करेंसी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर आप करेंसी को कुछ नहीं समझोगे, आपकी नजरों में करेंसी कागज का टुकड़ा होगा, जितना चाहे लुटा सकते हो। तो ये क्या करता है, ये उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। तो ये कोऑर्डिनेशन करना ही, ये क्या होता है, बैलेंस करना ही इसका ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि आय निर्धारण के एसआई और एलएम मॉडल में बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप क्या देखा जाता है। मतलब ये एक मॉडल है एसआई और एलएम, ठीक है। एसआई का, एसआई यानी कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग का, और आपका एलएम यानी कि आपका इन सब का क्या होता है, ये लोकल। तो यहाँ पर आपका क्या है, इनके बीच में जो इसका मॉडल है वो क्या होता है, वो बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने के परिसरों, मतलब आपका अगर सेविंग में वृद्धि हो रही है या फिर आपका सेविंग में इंक्रीजिंग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा,
आपके सामने पहला ऑप्शन है कि LM वक्र दाईं और खिसक जाएगा, या फिर जो SI वक्र है वो दाईं ओर खिसक जाएगा, या फिर जो LM वक्र है वो बाईं ओर खिसक जाएगा, या फिर SI वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा। तो आपके सामने ऑप्शन है 3। एक है LM, 2 LM के हैं और आपका 2 SI के हैं। यानी कि आपका क्या होगा, या तो LM बाईं ओर खिसकेगा, या अब दाईं ओर खिसकेगा या बाईं ओर खिसकेगा, या फिर SI दाईं ओर खिसकेगा या फिर बाईं ओर खिसकेगा। आपके लिए आप समझ रहे होंगे कि ये है क्या चीज़, LM मॉडल और SI मॉडल है क्या। अगर आपको लगता है कि आपको SI मॉडल और LM मॉडल नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर आप प्लीज़ इनके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। मैं आपको अलग से स्पेशल आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, अलग से एक स्पेशल वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए बना दूंगा कि SI मॉडल और LM मॉडल होते क्या हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा कि जो LM मॉडल होगा वो बाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक है, वो कहाँ पर खिसक जाएगा, बाईं ओर खिसक जाएगा, और सेविंग का होगा बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम सेविंग में बढ़ाते हैं तो आपका जो LM मॉडल होता है वो बाईं ओर खिसक जाता है। और आपको पता है कि अगर कोई भी मॉडल क्या होता है, अगर कोई भी मॉडल बाईं ओर जाता है, बाईं ओर मतलब क्या होता है, बाईं ओर का मतलब होता है लेफ्ट। अगर कोई मॉडल क्या होता है, अंदर की ओर को, लेफ्ट की ओर को जाता है, एक राइट की ओर को जाता है। अगर कोई मॉडल राइट की ओर को जा रहा है तो उसमें इंक्रीज होता है, और जो अगर लेफ्ट की तरफ को जाता है तो डिक्रीज होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि LM वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बोला है कि SI और LM क्या टॉपिक होते हैं, क्या होता है, किसे कहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि उधार गुणक गुणक होता है। मतलब उधार गुणक क्या होता है, गुणक किसे कहते हैं, उधार गुणक क्या होता है। ऑप्शन है आपका नगद आरक्षित अनुपात का व्युत्क्रम, या फिर नगद आरक्षित अनुपात के बराबर होता है, देशी आरक्षित का प्राथमिक जमा के साथ अनुपात, या फिर ब्याज दर का प्राथमिक जमाओं के साथ अनुपात। मतलब नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात के व्युत्क्रम। तो जो आपका एक तो होता है CRR होता है, एक आपका LRR होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, एक आपका SRR होता है ना, LSR होता है ना, LSR होता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, RR और SR, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, या फिर नगद आरक्षित अनुपात के बराबर होता है, या तो इसके व्युत्क्रम होगा या फिर इसके बराबर होगा, या फिर आपका देशी आरक्षित, जो आपका देशी आरक्षित प्राथमिक जमा के अनुसार होता है। मतलब जो आपके आरक्षण में जो आपकी जमाएं हैं, आपके पास में जो जमाएं हैं, प्राथमिक जमाएं, उनके अनुपात के बराबर होता है, या फिर ब्याज में जो आपके ब्याज की प्राथमिक जमाएं हैं उनके बराबर होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर आपको 4 दिए हुए हैं, तो उनमें से आपका क्वेश्चन नंबर है आपका ए। ये क्या होता है, नगद आरक्षित अनुपात का व्युत्क्रम होता है। ये इसके क्या होता है, व्युत्क्रम समानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रम होता है, इसके व्युत्क्रम होता है नगद आरक्षित अनुपात के। क्योंकि गुणांक के इक्वल टू क्या होता है, 1 में MRS-1, या तो ये सारी चीजें होती है ना, तो ये किसके बराबर होता है गुणांक, ये क्या होता है, नगद आरक्षित अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए। अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि मार्केट में जो हमारी करेंसी होती है इसको बैलेंस करने के लिए केंद्रीय बैंक ही जिम्मेदार होता है। हमारी करेंसी को बैलेंस करवाने के लिए केंद्रीय बैंक के ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करता है। तो सबसे पहली चीज, सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को घटा दे। मतलब सरकारी प्रतिभूतियों को बेच दे और बैंक दर को घटा दे, बैंक रेट जो होता है, ब्याज दर जो होता है उसको घटा दे। या फिर बी ऑप्शन है कि सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक रेट दर को बढ़ा दे। सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदे यानी कि बाय करे, या फिर बैंक दर को बढ़ा दे। सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदे या फिर बैंक दर को घटा दे। तो आपके सामने ऑप्शन कितने थे, 4 थे। तो अब आपको ऑप्शन छांटना है इसमें से, क्योंकि देखो अगर प्रतिभूतियों को वो खरीदता है, बिक्री करता है और बैंक दर को घटाता है, तो यहाँ पर वो कभी भी बैलेंसिंग नहीं कर सकता। और सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद रहा है,
यानी कि वो पैसे दे रहा है तो बैलेंस तो कहाँ से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद रहा है, ठीक है, हमने मान लिया खरीद रहा है, लेकिन बैंक दर को घटा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर भी करेंसी दे रहा है वो और यहाँ पर भी करेंसी के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, तो यहाँ पर ये कभी भी मैच नहीं हो पाएगा। सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करेगा और बैंक दर को बढ़ा देगा, तभी वो क्या करेगा, इसको नियंत्रित, स्फीति को नियंत्रित कर सकता है। एक होता है स्फीति, एक होता है अपस्फीति, ठीक है, अस्फीति। तो स्फीति में क्या होता है कि जो उसकी करेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज मतलब उसकी करेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। करेंसी देश में बढ़ने का मतलब उसका स्फीति हुआ है। मैंने अभी सिचुएशन बताई थी आपको कि यहाँ पर क्या होगा कि जो करेंसी है वहां पर लोगों के पास में आती रहेगी, तो लोग बाग करेंसी का कोई भी उसकी कोई भी मतलब वैल्यू नहीं समझेंगे। महंगाई यहाँ पर बढ़ जाएगी, लोगों के पास में पैसा बहुत होगा, तो हर किसी चीज के लिए लोग पैसा फेंकना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, स्फीति होगी, महंगाई बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सरकार क्या करेगी, करेंसी को कम करने के लिए प्रतिभूतियों को खरीदेगी ताकि लोगों पर पैसा कम रहे, और बैंक दर को भी बढ़ा देगी ताकि जल्दी से लोन ना मिले। इससे क्या होगा, लोगों के पास में पैसा कम होता चला जाएगा, धीरे धीरे उनको पैसे की वैल्यू पता चल जाएगी और ये मार्केट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, कि वो सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेंगे, वो सॉरी खरीदेंगे और बैंक दर को बढ़ाएंगे, तभी वो बैलेंस कर पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि एजप्शंस वाले क्वेश्चन है, आपकी विचारधारा को 101% आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके पेपर में आएंगे जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, विचार करने के लिए बोल रहा है कि सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है, मतलब जो नॉर्मल कीमत है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करने से हो सकती है, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट करने से हो सकती है, या फिर प्रभावी मांग में वृद्धि करने से हो सकती है। तो आपके सामने कथन ऑप्शन है कि ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी 1 एंड 2 यानी कि 2 राइट है, ऑप्शन सी है 2 एंड 3 ये राइट है, या फिर ऑप्शन डी क्या है 1 2 एंड 3 तीनों ही सही हैं। तो आपको क्या लगता है इसका कि कौन से क्वेश्चन इसका आंसर हो सकता है। तो हम इसमें एक बार बात कर लेते हैं कि प्रभावी मांग में वृद्धि, प्रभावी मांग जो करंट में मांग चल रही है, अगर हम उसमें वृद्धि कर देंगे तो जो कीमत होगी तो क्या होगा, कीमत बढ़ने के चांस हैं। आप बताइए कि बढ़ोतरी हो सकती है सामान्य कीमत में, नहीं। प्रभावी मांग मतलब होता है कि किसी स्पेशल वस्तु की चीज, तो वो तो किसी स्पेशल वस्तु के लिए हो सकती है। मुद्रा की आपूर्ति में अगर वृद्धि कर देते हैं तो हमारी सामान्य कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है, जैसे कि मुद्रास्फीति, यानी कि अगर करेंसी अगर लोगों के पास में बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, लोग कभी भी किसी भी चीज को खरीदने से टकराने वाले नहीं है, वो जितनी चाहे कीमत उसको दे देंगे। तो मतलब क्या होगा, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करने से हो सकता है। उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, अगर आपका क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्शन है अगर प्रोडक्शन कम कर दें तो मार्केट में उस वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, ये आपका नहीं है, यानी कि ये और ये ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट ऑप्शन, कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि कर दीजिए और उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट कर दीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर होता है बी, यानी कि राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि ये हेल्पफुल हो सकती है, तो प्लीज वीडियो को हमारी लाइक कर दीजिए, है ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके फ्रेंड्स भी आपके इसी वीडियो के लिए शायद उनकी हेल्प हो जाए, है ना। तो दोस्ती निभाइए तो प्यार के साथ में, ठीक है, प्यार से निभाइए दोस्ती, है ना। आगे हम करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन आता है 10 और हमारे इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको फिर से विचार करने के लिए बोल रहा है कि मुद्रा आपूर्ति 1, इस पर विचार करना है। डाकखाना, बचत बैंकों में बचत जमा। तीसरा है बैंकों के निवल संबंध सावधिक जमा, या फिर और फोर्थ ऑप्शन है एनएससी को छोड़कर डाकखाना बचत इसमें जमाएं। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो मुद्रा है उसकी आपूर्ति 3 यानी कि M3 किस में आती है, M3 में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो आपके सामने क्या है, M3 में क्या क्या शामिल हम करते हैं, आपको पता है।
M3 जो मनी को सप्लाई करने के लिए, मनी की पूर्ति करने के लिए जो इसका तीसरा ऑप्शन होता है, जो 3 होते हैं वो क्या क्या हैं? इसमें मुद्रा 1 को शामिल किया जाता है, या फिर आपका डाकखाना बचत को शामिल किया जाता है, बैंकों की निवल उनको शामिल किया जाता है, नवल जो निवल शाब्दिक जमाएं होती हैं, या फिर आपका NSC की जो जमाएं होती हैं इनको शामिल किया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या है इसमें, आप बता सकते हैं? तो देखिए, शामिल किया जाता है, इसको पहले को हम जमा कर सकते हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है, बैंकों के साथ जो एक समय के अंदर जो बैंकों के पास में जो जमाएं होती हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाता है, यानी कि बैंकों के पास में शाब्दिक जमाएं ये है। डाक खाने वाला इसमें नहीं आता, बचत डाकखाना कुल जमा ये नहीं आता। तो इसका मतलब M3 में मनी की सप्लाई करता है पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। M3 की जो मनी की सप्लाई करता है वो करता है मुद्रा आपूर्ति का पहला वाला लेवल, और बैंकों के पास में निवल शाब्दिक जमा यानी कि FDI जो बैंकों के पास में जमाएं होती हैं वो इसमें जोड़ी जाती हैं। ठीक है, ये थे आपके 10 क्वेश्चंस, और आज की वीडियो को हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी इस वीडियो को देखा, और इसको मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को भी, इस नई सीरीज़ को भी आप उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने हमारी बाकी वीडियो को दिया है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको मैंने जैसे पहले ही बताया था, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा उस चैनल का, यानी कि स्टडी विद टॉपर का। ये हमारा न्यू चैनल है, पार्ट ऑफ ASC क्लासेस, यानी स्टडी विद टॉपर अ पार्ट ऑफ ASC क्लासेस, यानी कि हमारा ही एक दूसरा चैनल है स्पेशल फॉर पेपर्स, है ना, पेपर्स के लिए, यानी कि एग्जाम के लिए ही आपके लिए ये बनाया गया है, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। बाकी के जो जितने आप पार्ट आएंगे, पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है आपका, शायद मंडे या ट्यूसडे तक आपका पार्ट 2 आ जाएगा, और पार्ट 2 आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो ये मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए, और पढ़ाई कीजिए बहुत अच्छे से। अब बोर्ड में हम बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, और आप और हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, और दोनों की मेहनत हमारी बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स पर डिपेंड करेगी। ठीक है, आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ ये हम अभी नहीं बताएंगे, जब आपके मार्क्स आएंगे, आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, तो आप लोग खुद ही बताएंगे कि सर हमारा जो आपने वीडियो बनाई थी वो हमारे लिए कितनी अच्छी थी और कितनी नहीं थी। अगर किसी को लगता है वीडियो अच्छी नहीं है तो मैं बोलूँगा कि वो डिसलाइक ज़रूर करके जाए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरी वीडियो में क्या क्या गलती है। तो वीडियो को आप शेयर, लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों चैनल, और स्मार्ट चैनल को भी और आपका स्टडी विद टॉपर चैनल को भी, दोनों को चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं आपको नई वीडियो में और नई चीज़ों के साथ में हम आपको मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए।